सचिन पायलट ने कहा है कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न केवल कांग्रेस को ताकत मिलेगी बल्कि उस सोच को ताकत मिलेगी जो देश में अमन, चैन, भाईचारा की बात करते हैं। एनडीए सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सचिन पायलट ने दावा किया है एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव था, जो हम लोगों ने राहुल गांधी जी को आग्रह किया था, वर्किंग कमेटी ने उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं समझता हूं जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात रखी जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया, उन सिद्धांतों को, उन मुद्दों को, उन इश्यूज को, मैनिफेस्टो को हमारे को जनता ने पसंद किया। ये बात सही है कि सरकार दोबारा एनडीए की बनी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। दो बड़े सहयोगियों के साथ सरकार का निर्माण हुआ है, संभावनाएं आगे क्या बनती हैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से, हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के। मैं उम्मीद करता हूं कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा ओम बिरला जी के कार्यकाल में। आज देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो नीट की परीक्षा का मामला है और आप सब जानते हैं कि इस परीक्षा के विवादित होने के कारण लाखों करोड़ों लोगों को, खासकर नौजवानों को बहुत बड़ा सदमा लगा है और नौजवानों के अंदर जो विश्वास है प्रक्रिया पर, परीक्षा की प्रणाली पर, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह शुरू में एक अड़ियल रवैया अपनाया था और बात को मानने से इनकार किया था, अंत में उनको गलती स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन अभी तक इस पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इस तरह का विश्वासघात, इस तरह का लिपापोती कर कर बचाव करना, ये मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता। और नीट वाला इशू है, बाकी जो परीक्षा कैंसिल करी गई है, लगातार लोगों में भ्रम फैल रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और इस देश में आज रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है।
आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर आज कहीं बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी है, तो आज के समय पर है। उसका समाधान ढूंढने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था। ये वो सरकार है चुनाव लड़ने से पहले अपने 100 दिन की योजना बना रही थी और ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रहे थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे समाज का हिस्सा है, नौजवान वर्ग है, उनके साथ उन्होंने एक तरह से विश्वासघात किया है। तो इस पर उन्हें पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और संकोच नहीं करना चाहिए। कोई कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, लेकिन इसकी तह तक पहुंचकर जो लोग इसलिए जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि सदन के अंदर न सिर्फ राहुल गांधी जी, लेकिन समूचा विपक्ष इस बात को उठाएगा। और ये बात पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा घपला पहली बार हुआ है और अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच के बाद और तथ्य सामने आएंगे, लेकिन सरकार को इस पर पूरी ओवरसाइट रखनी चाहिए और समय समय पर जनता को सूचित करना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी है। जहां गलती उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं सरकार से लैप्स हुआ है, जिस तरह नीट की परीक्षा का जो प्रकरण सामने आया है और बाकी जो परीक्षाओं को कैंसिल किया जा रहा है, उस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक फेलियर है। 10 साल से सरकार सत्ता में रही और बहुत सारे आपने स्लोगन्स दिए, भाषण दिए और युवाओं के नाम पर वोट भी लिया। आप परीक्षा पे चर्चा, चाय पे चर्चा, एग्जाम पर चर्चा, लेकिन जो विश्वसनीयता थी उसको का चूक हुई है। को लेनी चाहिए और करेक्टिव देना चाहिए। सर, बाई इलेक्शन होने राजस्थान इंडिया अलायंस रहेगा या फिर हम लोग हमेशा से एक दूसरे से बात करके चुनाव लड़े हैं। इंडिया अलायंस पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आने वाले समय में और मजबूत होगा। जहां जहां चुनाव होंगे वहां पहले से ही हम लोग अपने सीट जीते हुए थे, इस बार हम और अधिक मार्जिन से सीट जीत कर आएंगे, क्योंकि राज्य सरकार का पिछले कुछ महीनों का जो कार्यकाल है, जो प्रदेश में हालात बने हुए हैं, बिजली के, पानी के, लोग परेशान हैं और सरकार में कहने का उलझन मुझे दिखती है। तो जनता को अगर मूलभूत सुविधाएं दिलाने में सरकार नाकामयाब हो रही है तो उसका परिणाम भी चुनाव में आएगा और उपचुनाव भी मैं समझता हूं बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और अभी जो कार्रवाई हुई है कोटा में, पॉलिटिकल पार्टी परमिशन लेने के बाद अपना आंदोलन कर रही है। आंदोलन किसके लिए कर रही है? बिजली पानी के लिए कर रही है। तो बजाय इसके जनता को राहत दें, इस प्रकार की आक्रामक कार्रवाई करना प्रमुख विपक्षी पार्टी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। क्योंकि परमिशन के बाद वो धरना वहां किया गया और धरने पर जो हम लोगों ने बात रखी उसका संज्ञान लेकर जनता को सुविधा देने का काम सरकार को करना चाहिए। बजाय इसके कि हम बिजली पानी की राहत दें, हम अपने विरोधियों पर आक्रमण करें, उन पर FIR रजिस्टर कर लें। तो ये राजस्थान में इस प्रकार का माहौल पहले कभी हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए और ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो काम करने का तरीका है वो भी सवाल निशान में आके खड़ा होता है। सर, ये निर्वाचन है जो DNA की जांच की बात की राष्ट्रपति में 30 देखी, पिछली बार जो 150 सांसद एक साथ निलंबित किए गए, एक पक्षीय विधेयक पारित कराए गए। तो आज सदन में कहा गया ना, जब स्पीकर महोदय के निर्वाचन पर बधाई दी जा रही थी तो कहा गया कि पिछली लोकसभा में जब 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, वो इतिहास के लिए काला दिवस था। तो हम लोग तो संविधान को, लोकतांत्रिक परंपराओं को, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं उसको हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। और जैसे मैंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाले कार्यकाल में उस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। और विपक्ष का संख्या बल जो आज है वो पिछले लोकसभा से बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट डाला है और सत्ता पक्ष में विपक्ष में कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। इसलिए मनमानी तरीके से काम करना, एक तरफा कार्रवाई करना, मनमानी अपनी जबरदस्ती करना, उस प्रकार की कार्रवाई मैं समझता हूँ सरकार नहीं कर पाएगी। उसका ध्यान भी मुझे लगता है स्पीकर को रखना चाहिए। केजरीवाल जी को CBI ने वापस से अरेस्ट किया है और 5 दिन का रिमांड दिया। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये तो कोर्ट की कार्रवाई है, लेकिन सब समझ रहे हैं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो दमनकालिक नीतियां अपनाई थी उसमें एजेंसी का दुरुपयोग किया गया था और शायद ही कोई भारत सरकार की एजेंसी थी जिसका दुरुपयोग नहीं किया गया। लेकिन इस चुनाव के परिणाम से सरकार को जनता ने आईना दिखाया है कि आप बेवजह सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करिएगा और लोगों को दबाने का, विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम सरकार नहीं करे। ये संदेश स्पष्ट है और मैं मानता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में सरकार का निर्माण होना, हार जीत होना, आंकड़े आना अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा संदेश है वो संदेश ये है कि स्टेट पावर का, स्टेट एजेंसीज का, सरकार की ताकत का धड़ल्ले से जो मिसयूज किया गया, जो
लापरवाही से उसका मिसयूज किया गया, उस पर अंकुश लगाने का काम सरकार को करना चाहिए। और जनता ने ये भी कहा, विपक्ष ने कहा कि संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर सकती है। जनता ने इंडिया अलायंस और कांग्रेस के तमाम विपक्ष के नेताओं को आपने देखा होगा, हम सब यही बात बोल रहे थे, हमारी बात को बहुत हद तक लोगों ने स्वीकार किया है। तो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। जीती है कांग्रेस ने राजस्थान में, बड़ी इंप्रूवमेंट है। क्या आपको लगता है कि अच्छा साइन है कांग्रेस के लिए 2028 के लिए? हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तभी तो हमारा संख्या में दुगना हुआ है। हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह हमारी संख्या बड़ी है। और मैं हमेशा से कहता हूं, जहां पर बीजेपी कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहले से बहुत बेहतर हुआ है, इसलिए हम लोग आज इजाफे में हैं। हम लोग 100 से ऊपर हमारे सांसद जीत कर आए हैं, तो ये शुभ संकेत है। आने वाले समय में चुनाव हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, वहां की तैयारी हो रही है। आज भी दिल्ली में हरियाणा को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग खड़गे साहब और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, वहां की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तैयारी, उपचुनाव की तैयारी हो रखी है। पार्टी ने कमर कस के उपचुनाव की प्रिपरेशन तैयारी कर रखी है, स्टेट इलेक्शंस की तैयारी हम लोग कर रखी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और इस परिणाम से हम लोग काफी तक संतुष्ट भी हैं, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। जिन राज्यों में हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, वहां के लिए हमने टीम गठित करी है और वो टीम एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आलाकमान को पेश करेगी। वहां पर जो करेक्टिव मेजर्स लेने वो लेंगे। जिन स्टेट्स में हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, वहां पर हम अभी बहुत पोटेंशियल है वहां पर और अच्छा करने का आने वाले समय में। आपने यहाँ यूथ को आगे बढ़े, राजस्थान में आपने यूथ को आगे बढ़ाया था और यूथ ने रिजल्ट भी उस तरीके का दिया, तो आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें संभवतः माना जाए कि यूथ को ये तो हमेशा से ही सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर जितना हो सका उतना नौजवानों को मौका देने का काम किया है। उदयपुर डिक्लेरेशन में हमने कहा था कि 50% जो हमारे पार्टी के पद हैं वो उन लोगों को मिलेंगे जिनकी उम्र 50 साल से कम है। ऐसा ऐतिहासिक डिक्लेरेशन किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। आप कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, सारे पदों को हमने कहा 50% ऑफ ऑल पोस्ट विल गो टू पीपल बिलो जो 50। इतना बड़ा युवाओं के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है उसको लोगों ने स्वीकार किया है। इसीलिए राजस्थान समेत अनेक राज्यों में नए लोगों को मौका बार बार हम लोग दे रहे हैं और जनता भी हमारे निर्णय का स्वीकार कर उसका पुरस्कारित कर रही है। तो राजस्थान में संगठन को लेकर के अगर देखा जाए तो जो चुनाव के नतीजे हैं, इसमें संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ नए चेंजेस? नहीं, देखो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग समय पर राज्य में राष्ट्रीय लेवल पर बदलाव होते रहते हैं, जहां जहां डिमांड आती है, रिक्वायरमेंट होती है, और किस व्यक्ति से क्या जिम्मेदारी से उसका रोल निभाना है ये आलाकमान तय करता है। हम में से किसी को जो भी पद दिया जा रहा है उस पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में लोगों के अंदर एक अलग जगाई है, इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जो मैं समझता हूं एक इतिहास में किसी और नेता ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाली थी। उस यात्रा से एक संदेश गया था कि देश में जो माहौल है उसको बेहतर करने के लिए जो टकराव पैदा किया गया, जो आपस में बंटवारा किया गया, जो दमन की नीति अपनाई जा रही थी, उसको लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश भर में जो यात्रा निकली थी उसका बहुत सकारात्मक संकेत गया है। और दोनों यात्राओं में मैं समझता हूं लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकली है। उस यात्रा ने लोगों को जोड़ा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को भी इस यात्रा का फायदा मिला है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव रहा, किस तरह से देखते हैं? काफी मेहनत आपकी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और हम लोग जब से राज्य का निर्माण हुआ है हमेशा हम 2 ही सीट जीत पाते हैं। जब चुनाव में जा रहे थे हम वहाँ 11 में से 2 सांसद थे, इस बार हम 1 जीते हैं और दूसरी सीट हमारे 1700 वोटों से। हर सीट पे जो जीत हार का मार्जिन कम हुआ है, हमारा वोट प्रतिशत उतना जितना पिछली बार था, कम नहीं हुआ है। लेकिन वहां पर हम लोग 2 मेंबर्स को नियुक्त किया गया है, वीरप्पा मोइली जी, हरीश चौधरी जी, वो अगले 4 दिन का दौरा कर रहे हैं परसों से, और छत्तीसगढ़ में हर एक जिले में जाकर लोगों से फीडबैक लेंगे और वहां पर क्या परिवर्तन लाना हम लोग लेकर आएंगे। वहां कार्यकर्ता मजबूत है, वोट शेयर इंटैक्ट है, लेकिन हमारा परिणाम इतना अच्छा नहीं आ सका, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिन राज्यों में हम लोगों की संख्या बल कम है वहां पर लगातार हम सक्रिय हैं, चाहे वो तेलंगाना है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, उड़ीसा है, उन सभी स्टेट्स पर हम लोग रिपोर्ट लेकर तुरंत प्रभाव से वहां पर चेंजेस भी लेकर आएंगे जो हमें लगता है कि अनिवार्य हैं और लोगों को और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सर, एक आदिवासियों को लेकर बयान आया था डीएनए जांच के लिए यहाँ के नेता। मैंने कहा ना, जो सबसे बेस्ट उम्मीदवार थे पार्टी ने उम्मीदवार दिए, और आप सब लोग जो एग्जिट पोल निकालते थे उस एग्जिट पोल को भी अब लोग याद नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब अलग अलग बातें बोलते थे, जब हम बोलते थे तो आप हमारा मजाक उड़ाते थे। आज परिस्थिति ये हो गई है कि आपको सवाल पूछना पड़ रहा है। मैं आपसे पूछूं
कि आपने तो हमें 0 कहा था, 2 कहा था, 4 कहा था, हम जीते हैं 11-25 में से, और पिछली बार हम एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। तो बड़ा परिवर्तन है, ये रिफ्लेक्शन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसीज का, उनकी गवर्नेंस का, उनके काम करने के तरीके का। और कांग्रेस में हमारे उम्मीदवारों का चयन, हमारा कैंपेन स्ट्रेटेजी, हमारा नैरेटिव, हमारा मैनिफेस्टो और सब नेताओं का जो सामूहिक योगदान रहा, उसके कारण हम लोग 11 सीटों पर भाजपा को हरा पाए। सर, सदन में कल आदिवासियों को लेकर बयान आया था, चुनाव लड़ रही है, किस तरह से ये पूरा इंडिकेशन होगा पूरे देश के लिए? वायनाड के लोग, वायनाड के कार्यकर्ता, केरला, पूरे देश भर के लोग आज प्रफुल्लित हैं कि प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने हर चुनाव में, खासकर इस लोकसभा चुनाव में कमर तोड़ मेहनत करी है, हर एक राज्य में वो गई हैं, और उनकी मेहनत, उनका परिश्रम का फल है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत इजाफा मिला है। और मुझे खुशी है कि खड़गे साहब ने राहुल जी की रिक्वेस्ट पर और कार्यकर्ताओं की मांग पर वायनाड से जो उपचुनाव होंगे वहां पर प्रियंका जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े बहुमत से प्रियंका गांधी जी वहां चुनाव जीतकर आएंगी और वायनाड के लोगों की आवाज बनेंगी संसद के अंदर। और प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत करी है और जो जवाब दिया है सत्ता पक्ष के हमलों का, वो मैं समझता हूँ अपने आप में ही लोगों के अंदर बहुत बड़ा जोश भरता है और कार्यकर्ताओं को ताकत मिलती है। सर, सदन में कल सांसदों ने शपथ ली, लेकिन ओवैसी जी ने लास्ट में बोला जय फिलिस्तीन, उसको लेकर के किस तरीके से देखिए? स्पीकर साहब करेंगे कार्रवाई जो करनी है। सर, आदिवासियों को लेकर जो बयान दिया था उसमें राजकुमार राउत ने कहा है कि हम डीएनए लेकर आएंगे और विधानसभा में भी लेकर आएंगे।